हेलो एवरीवन, मैं हूं इशिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जून 2023 शिफ्ट सेकंड के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में हमें नेचर ऑफ गुड्स दिया गया है, इंफीरियर गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और लग्जरी गुड्स। और लिस्ट टू में हमें इसकी डिमांड इलास्टिसिटीज दी गई हैं। तो हमें इन गुड्स को उनकी इलास्टिसिटीज से मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में दिया हुआ है और इनकम इलास्टिसिटी के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले इन गुड्स के बारे में और इनकी इलास्टिसिटीज के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो ये कॉन्सेप्ट है, सबसे पहली बार मूरे ने दिया था अपनी बुक सिंथेटिक इकोनॉमिक्स में। बाद में इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया रॉबर्ट टिफिन ने। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस के बदलने पर डिमांड कितनी चेंज होती है, डिमांड में कितना परिवर्तन आता है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। तो जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो अदर जो फैक्टर्स होते हैं, अदर जो रिलेटेड डिटर्मिनेंट्स हैं, उनको हम इग्नोर कर देते हैं, यानी उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। उन्हीं में से एक है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड आइटम्स। जब जो रिलेटेड आइटम्स हैं उनकी प्राइस में चेंज आने पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कोई परिवर्तन आता है, उसमें कोई चेंज आता है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये रिलेटेड गुड्स जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के प्लेस पर यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के प्लेस पे यूज किए जा सकते हैं। दूसरे हैं कॉम्प्लीमेंट्री, वो गुड्स जो साथ में यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका पेन और इंक। अब एक डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस में क्या होगा, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया टी और कॉफी का। एक्स एक्सिस पे हम डिमांड रखेंगे टी की और वाई एक्सिस पे हमने रखा है कॉफी की प्राइस को। अब देखिए, पहले क्या था, टी की डिमांड O30 तक की जा रही थी, अब ये बढ़कर कितनी हो गई है, O40 तक हो गई है, यानी टी की डिमांड इंक्रीज हो गई है। रीजन क्या है इंक्रीज होने का, कि देखिए कॉफी की प्राइस पहले क्या थी, O3 के बराबर थी, लेकिन अब प्राइस जो है कॉफी की वो बढ़ गई है, वो O4 के बराबर हो गई है। तो जो टी की डिमांड है वो ज्यादा की जा रही है। यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, एक गुड्स की प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे गुड की डिमांड इंक्रीज कर जाती है। यानी यहाँ पे एक आपको पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कैसे हो रहा है कि दो गुड्स हैं वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, यानी एक दूसरे के प्लेस पर यूज किए जा सकते हैं। अब अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया है तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी की जगह टी पर सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे, टी पर आ जाएंगे और टी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस पहले से बढ़ गई है, बट जो टी की प्राइस है वो जितनी थी उतनी ही है। तो लोग शिफ्ट कर जाएंगे कॉफ़ी से टी पर। तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, एक गुड की प्राइस बढ़ने पर दूसरे गुड की जो डिमांड है वो इंक्रीज कर जा रही है। इसीलिए आप देख सकते हैं जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। वहीं दूसरी तरफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के साथ यूज किए जाते हैं। इनके केस में क्या होगा, आप देखिए इंक की डिमांड की बात हो रही है और पेन की प्राइस की बात हो रही है। पहले जब पेन की प्राइस O3 के बराबर थी तो जो डिमांड थी वो कितनी थी, O40 के बराबर थी। लेकिन जैसे ही जो पेन की प्राइस है वो बढ़ गई, आप देख सकते हैं इंक की डिमांड O40 से घट के O30 पर आ गई। दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या मिलता है, नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर एक गुड की प्राइस बढ़ जाती है तो दूसरे की जो डिमांड होगी वो घट जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर पेन की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग क्या करेंगे, पेन कम खरीदेंगे, तो जो इंक की डिमांड होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी। यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव होती है, वहीं कॉम्प्लीमेंट्री के केस में जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव होती है। नेक्स्ट है हमारा इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है। तो
इसकी क्लासिफिकेशन जो है इलास्टिसिटी की, उसको कई पार्ट्स में किया गया है। सबसे पहला है जीरो, दूसरा है नेगेटिव, थर्ड है यूनिटरी, फिर है ग्रेटर देन वन और है लेस देन यूनिटी यानी लेस देन वन। जीरो का मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो, नेगेटिव का मतलब है लेस देन जीरो, यूनिटरी का मतलब है इक्वल टू वन, ग्रेटर देन यूनिटी का मतलब है इलास्टिसिटी इज मोर देन वन और लेस देन यूनिटी का मतलब है इलास्टिसिटी इज लेस देन वन। यहाँ जीरो का मतलब है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर भी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। दूसरा क्या है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है लेकिन गुड की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो गई है। ये केस होता है आपका इंफीरियर गुड्स का। अगर गुड्स इंफीरियर होते हैं तो ऐसे केस में अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो फिर वो क्या करेगा, सुपीरियर गुड्स पे शिफ्ट कर जाएगा। ऐसे केस में जो इंफीरियर गुड है उसकी डिमांड वो कम करेगा। नेक्स्ट है यूनिटरी, यूनिटरी का मतलब है कि इनकम में जितना इंक्रीज हुआ है उतना ही प्रोपोर्शनेटली डिमांड में भी इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है ग्रेटर देन यूनिटी यानी वन से ज्यादा, ये केस है आपका लग्जरियस गुड्स का। अगर गुड्स लग्जरी है, लग्जरी आइटम्स हैं, तो उस केस में जो इलास्टिसिटी होती है वो ग्रेटर देन यूनिटी होती है, यानी कि जो कंज्यूमर की इनकम बढ़ी है वो उसका मेजर पोर्शन या ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल लग्जरियस प्रोडक्ट्स को खरीदने में कर रहा है। नेक्स्ट है लेस देन यूनिटी, ये केस है आपका नेसेसिटी प्रोडक्ट्स का। नेसेसरी गुड्स जो हैं जैसे कि सॉल्ट, यानी कंज्यूमर की इनकम ज्यादा बढ़ने पर भी जो प्रोडक्ट है उस पर वो ज्यादा खर्चा नहीं करता है। स्मॉलर प्रपोर्शन अपनी मनी इनकम का अगर किसी गुड पे खर्चा किया जा रहा है उस समय इलास्टिसिटी जो होगी वो लेस देन वन होगी, जो केस होता है नेसेसरी गुड्स का। यानी नेसेसरी गुड्स मतलब क्या है, ऐसे गुड्स जिनकी एक मिनिमम क्वांटिटी तो एक कंज्यूमर कंज्यूम करता ही है, तो चाहे इनकम उसकी जितनी भी बढ़ जाए वो उतना मिनिमम कंज्यूम करेगा ही, उस पर ज्यादा चेंज उसमें नहीं आता है। तो वापस से हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। नेचर ऑफ गुड्स में देखिए पहला दिया है इंफीरियर गुड्स, इनको हमने पढ़ा था इनकम इलास्टिसिटी के केस में। इनकम इलास्टिसिटी के केस में हमने क्या देखा था कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड वो कम करता है, तो जो इलास्टिसिटी होती है वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ ऑप्शन थर्ड हो जाएगा ए का, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा है सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसमें क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी हमने पढ़ा था कि अगर प्राइस किसी एक गुड की बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड भी इंक्रीज होती है, यानी पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो ये आप देखिए फर्स्ट में है पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये भी हमने क्रॉस के केस में पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक गुड की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड घट जाती है, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप। जो यहाँ पे देखिए फोर्थ में दिया है नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और लास्ट है लग्जरियस गुड्स, ये भी हमने इनकम इलास्टिसिटी में पढ़ा था। कंज्यूमर की जब इनकम बढ़ती है तो मेजर प्रोपोर्शन जो है वो खर्चा करता है लग्जरियस गुड्स पे, तब ग्रेटर देन यूनिटी इनकम इलास्टिसिटी होती है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, यानी कि LAC कर्व। LAC कर्व का शेप इनमें से किन के तरीके का हो सकता है, S शेप, L शेप, V शेप, U शेप या W शेप। तो देखिए थियोरेटिकली कहा जाता है जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो क्या होता है, यू शेप्ड होता है। लॉन्ग रन का मतलब है ऐसी सिचुएशन या ऐसा टाइम जहां पर जो सभी फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। दैट मीन्स कि जो प्रोड्यूसर है वो प्लांट में भी चेंज कर सकता है, प्लांट को भी इंक्रीज कर सकता है। जो फिक्स फैक्टर्स थे वो भी वेरिएबल हो जाते हैं, कोई भी फैक्टर्स फिक्स नहीं रहते हैं इन लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है, यू शेप्ड होता है और कई सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को मिलाकर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। और जितने भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होते हैं उनके मिनिमम पॉइंट को टच करते हुए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाया जाता है। इसीलिए इसको यहाँ पर हम एनवेलप कर्व या प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, जो प्लानिंग करने में हेल्प करता है।
अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हम देखें SAC सेकेंड पर, तो देखिए अगर OM आउटपुट चाहिए, यानी SAC 2 पे पॉइंट G पर प्रोडक्शन किया जा रहा है। अब आगे देखिए, इसी तरीके से सभी SACs के मिनिमम पॉइंट को टच करते हुए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनता है। यहाँ पे देखिए SAC 4 पे पॉइंट P जो है मिनिमम पॉइंट है, जहाँ पे आउटपुट क्या है OQ के बराबर है, और एवरेज कॉस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप इसको जोड़ के बनाएं तो मान लीजिए OB के बराबर आपकी एवरेज कॉस्ट आएगी। तो इस तरीके से मिनिमम जो पॉइंट है, लोवेस्ट जो पॉइंट है, उसको जोड़ते हुए यू शेप कर्व LAC का बनता है, जो ये शो करता है कि स्टार्टिंग में कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीज करती है, घटती है, फिर एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगती है। यहाँ पर SAC 6 पे आप देख सकते हैं पॉइंट T है। यहाँ पे अगर अब आउटपुट बढ़ाकर OW तक किया गया तो जो कॉस्ट है वो क्या हो रही है, आप देख सकते हैं इंक्रीज हो गई है, जो एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ जा रही है। तो थ्योरेटिकली हम क्या कहते हैं कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होता है। अब जो मॉडर्न कॉस्ट थियरी है वो कहती है कि LAC कर्व एल शेप्ड होता है, यू शेप के बजाय ये एल शेप्ड होता है। यानी कि बिगिनिंग में जब हम आउटपुट बढ़ाते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, वो बहुत तेजी से कम होती है ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्लांट साइज और वेरिएबल फैक्टर्स सभी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, कॉस्ट पर यूनिट बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है और जो बेनिफिट है वो ज्यादा हो रहा है। लेकिन इसके बाद ये माना जाता है कि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के बावजूद जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो वापस से ऊपर नहीं जाता है, या तो वो क्या करता है, कम होता जाता है, या फिर वो कांस्टेंट हो जाता है, जितना कम हो चुका है उस जगह पे कांस्टेंट हो जाता है, या फिर और नीचे चला जाता है और डिक्रीज होता है, ना कि राइज करता है। इसीलिए ये क्या होता है, एक एल शेप्ड में बन करके आता है। इसके कुछ रीजंस बताए गए हैं। पहला है टेक्निकल प्रोग्रेस। थ्योरेटिकली हम क्या मानते हैं कि टेक्निकल प्रोग्रेस नहीं होती है, बट रियलिटी में अगर आप रियल लाइफ में देखें तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती जाती हैं। तो जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, जो प्रोडक्शन है वो पहले से बेहतर होता जाएगा, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो और कम होती जाएगी। यहाँ डायग्राम में आप अगर देखिए तो यहाँ पे आउटपुट है और यहाँ पर आपकी कॉस्ट है। अब अगर आप LAC 1 पे देखिए तो LAC 1 पे यहाँ पे अगर इस पॉइंट पर प्रोडक्शन किया जा रहा है तो आउटपुट है OQ1 और जो प्राइस है वो क्या है, OK1 के बराबर है। अब अगर हम थ्योरेटिकली माने कि टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो हम किसी दूसरी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मूव करते हैं सेम LAC कर्व पे। जैसे कि आप यहाँ देखिए कि सेम LAC 1 जो कर्व था, अगर इस पे यहाँ पर मूव कर दिया जाए, आगे मूव होता है, तो जो कॉस्ट होगी वो इंक्रीज हो गई। आउटपुट बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, आउटपुट पहले OQ1 थी, अब हम जा रहे हैं OQ2 पे। तो यहाँ पे देखिए जो कॉस्ट है वो क्या हो रही है, वो बढ़ गई है, वो पहुंच गई है OH1 पर, यानी पहले से जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर गई है अगर हम सेम LAC कर्व पर आगे बढ़ते हैं तो। ये कौन सा केस है, ये तब केस है जब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं हो रही है। बट रियलिटी में अगर हम माने कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम मूव करने के बजाय दूसरी LAC पर शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, हमने नया प्लांट लगा दिया है या हमने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। तो ऐसे केस में क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होने से हम दूसरे LAC कर्व पे शिफ्ट कर जाएंगे, जो कि आप देखिए यहाँ पे LAC 2 है। तो सेम सिचुएशन आप देखिए कि अगर हम आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं OQ2 पे तो कॉस्ट क्या हुई है, पहले से कम हो गई है, जो कि हो गई है OK2। पहले क्या थी, OK1 थी, अब हो गई है OK2 जब हमने टेक्निकल प्रोग्रेस कर ली है। तो ऐसे केस में आप देख रहे हैं कि कॉस्ट इंक्रीज नहीं कर रही है। दूसरा बताया जाता है रीजन, लर्निंग कर्व इफेक्ट।
लर्निंग कर्व इफेक्ट का मतलब है लर्निंग बाय डूइंग। जब कोई पर्सन लगातार कोई वर्क कर रहा होता है तो उसमें वो एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, उसमें वो एफिशिएंट हो जाता है। तो जब एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाती है तो उसकी वजह से जो कॉस्ट पर यूनिट होती है वो कम होती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो पर्सन है, जो प्रोड्यूसर है, वो एफिशिएंट हो गया है। बार बार काम करने से वो एफिशिएंट हो गया है, तो अब कम कॉस्ट में ही वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है। तो टेक्निकल प्रोग्रेस और लर्निंग कर्व इफेक्ट की वजह से कहा जाता है कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो एल शेप्ड होता है। तो वापस से अगर हम अपने क्वेश्चन पर आए तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा शेप्स इसमें से एलएसी कर्व को डिस्क्राइब करता है। तो पहला है आपका एल शेप्ड और दूसरा है यू शेप्ड। तो बी और डी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर, मोर एंड बेटर सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल फॉर द कमोडिटी। स्टेटमेंट 2 है नॉर्मल गुड्स की इलास्टिसिटी मोर देन 0 होती है, लग्जरियस गुड्स की मोर देन 1 होती है और नेसेसिटीज की इलास्टिसिटी बिटवीन 0 एंड 1 होती है। तो दोनों हमें स्टेटमेंट्स बताना है कि सही है या गलत है, या इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ज़्यादा होती है अगर ज़्यादा अच्छे और बेटर सब्स्टिट्यूट्स उस कमोडिटी के अवेलेबल हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इस केस में क्या होगा कि अगर थोड़ा सा भी प्राइस में इंक्रीज होता है तो कंज्यूमर क्या करता है, वो जो सब्स्टिट्यूट होता है उसके लिए चला जाता है, ये मानते हुए कि उसकी जो प्राइस है उसमें कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। और वहीं पे अगर प्राइस को कम कर दिया जाता है सब्स्टिट्यूट के तो ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड की जाएगी, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट है उसकी प्राइस क्या है, कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा बेटर और अच्छे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं किसी कमोडिटी के तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी। दूसरा देखिए नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उस केस में जो कंज्यूमर डिमांड करता है प्रोडक्ट की वो भी बढ़ती है। तो वो केस क्या होता है, नॉर्मल गुड्स का होता है। तो इलास्टिसिटी इसमें 0 से ज़्यादा होती है। दूसरा क्या है, लग्जरियस गुड्स। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर की जो इनकम होती है उसमें कोई भी अगर परिवर्तन होता है, चेंज होता है, इंक्रीज आता है, तो उसका जो वो मैक्सिमम अमाउंट है या जो ग्रेटर प्रपोर्शन हम कह सकते हैं, ग्रेटर प्रपोर्शन वो लग्जरियस गुड्स पे खर्चा करता है। तो यहाँ इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होती है। वहीं नेसेसिटीज के केस में क्या होता है, इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। ये कौन से गुड्स होते हैं जो मिनिमम क्वांटिटी एक पर्सन यूज करता ही है, कंज्यूमर यूज करता ही है। तो इनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, 1 से कम होती है, या हम कह सकते हैं 0 से 1 के बीच में होती है। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है based on the relationship between marginal revenue product MRP and marginal resource cost MRC when it pays for the firm to expand the use of variable factor input. MRP is more than MRC, MRP is less than MRC, MRP is equal to MRC या फिर MRP is equal to MRC is equal to 1। यहाँ हमें बताना है एमआरपी और एमआरसी के बेसिस पर कि फर्म जो है अपने जो वेरिएबल फैक्टर इनपुट्स हैं उनके यूज को कब तक बढ़ाती रहेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लेबर थियरी है, लेबर को एज अ फैक्टर इनपुट, वेरिएबल फैक्टर इनपुट अगर हम लेते हैं, यहाँ हम मानेंगे कि हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बात कर रहे हैं या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में डील कर रहे हैं। अब लेबर की जो डिमांड होती है वो क्या होती है, डिराइव्ड होती है। डिराइव डिमांड का मतलब क्या है कि जो कमोडिटी है उसकी डिमांड पर डिपेंड करेगा कि लेबर की कितनी ज्यादा डिमांड की जाएगी। यानी गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है उस पर बेस्ड होगा कि लेबर की कितनी ज्यादा डिमांड होगी। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है तो उस अकॉर्डिंगली लेबर की भी डिमांड ज्यादा की जाएगी।
इसे यहाँ हम इस टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। लेबर की जो डिमांड है वो डिपेंड करती है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट पर। यानी कि अगर हम एक एडिशनल लेबर को हायर करते हैं तो जो रेवेन्यू है उसमें कितना ज़्यादा चेंज आएगा, कितना एडिशनल चेंज आएगा, इस पर डिपेंड करेगा कि हम कितने लेबर को इंक्लूड करेंगे या कितने लेबर को एम्प्लॉय करेंगे। टेबल में देखिए लेबर की संख्या यहाँ पर दी हुई है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। सेकेंड है आपका टोटल प्रोडक्ट, यानी कि जो कमोडिटी हम बात कर रहे हैं, जिस कमोडिटी के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया आपका TPN माइनस TPN माइनस 1। इनपुट में एडिशन करने पर कितना प्रोडक्ट में एडिशन हो रहा है, कितना एडिशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ आपकी कमोडिटी की प्राइस। फिर है आपका MRP मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो है MRP, इसका फॉर्मूला है आपका MPP यानी मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इनटू प्राइस। अब यहाँ पे देखिए हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो प्राइस इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR, ये रहेगा परफेक्ट कंपटीशन में। फॉर्मूला MRP का क्या है, MPP इंटू P। और नेक्स्ट है मार्जिनल रिसोर्स कॉस्ट, यानी कि वेजेस कितने हम देंगे लेबर को। ये ध्यान रखिएगा कि जो वेजेस होगी ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं होती है। ये अज्यूम किया जाता है कि ये कांस्टेंट रहेगी। प्राइस यहाँ पर आप देखिए कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है जिसमें जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, ना कि प्राइस मेकर। तो जो इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड किया है उसी प्राइस पर सभी फर्म्स को प्रोडक्ट सेल करना होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले लेवल पर देखिए लेबर 0 है तो यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं होंगी। नेक्स्ट है लेबर, अगर हम एक लेबर को एम्प्लॉय करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट कितनी है, 6 है। मार्जिनल प्रोडक्ट भी 6 रहेगी। प्राइस 5 है तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कितना हो गया, 6 इंटू 5। यहाँ पे हो गया 6 इंटू 5 30। और जो वेजेस है वो 20 रहेगा। अगर हम सेकेंड लेबर एम्प्लॉय करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया आपका, देखिए 18 दिया हुआ है। मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा, 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 18 माइनस 6 12। मार्जिनल प्रोडक्ट 12 है, प्राइस 5 है, तो MRP कितना हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट हो जाएगा 12 इंटू 5 60। नेक्स्ट देखिए अगर तीसरा लेबर एम्प्लॉय किया जाता है तो टोटल प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 26। मार्जिनल प्रोडक्ट आपका हो गया 8, प्राइस आपकी कितनी है 5 है, 8 इंटू 5 कर देंगे हम, 40 हो जाएगा आपका MRP। नेक्स्ट है अगर फोर्थ लेबर को हम एम्प्लॉय करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट आपको 30 दिया है, 30 माइनस 26 हम करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी मार्जिनल प्रोडक्ट जो कि 4 के बराबर है। प्राइस 5 है तो 4 इंटू 5 करेंगे तो MRP आ गई आपकी 20। फिर जब पांचवा लेबर भी एम्प्लॉय किया जाता है तो टोटल प्रोडक्ट देखिए 31 है, 31 माइनस 30 हम कर देंगे तो आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 1 है, प्राइस 5 है, तो 5 इंटू 1 ये आपकी हो गई MRP 5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, MRP और MRC में कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट लेवल पर आप देखिए जो कॉस्ट है, मार्जिनल रिसोर्स कॉस्ट है वो 20 है और रेवेन्यू 30 है, यानी कि MRP इज मोर देन MRC। दूसरे लेवल पर भी देखिए MRP इज मोर देन MRC। तीसरे लेवल पर भी रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा है। और चौथे लेवल पर आप देखिए आकर के यहाँ पर MRP इज इक्वल टू MRC। फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर अगर हमने एम्प्लॉय किया तो जो MRP है वो MRC के बराबर हो जाती है। और अगर इसके बाद भी हम लेबर एम्प्लॉय करते हैं तो आप देख रहे हैं कि कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। यूनिट पर आप देखिए कि MRP इज लेस देन MRC। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि एक फर्म तब तक लेबर को एम्प्लॉय करेगी, तब तक अपना इनपुट लेकर के आएगी जब तक उसकी जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है वो ज्यादा हो मार्जिनल रिसोर्स कॉस्ट से। यानी जब तक जो रेवेन्यू है वो कॉस्ट से ज्यादा आ रहा है तब तक तो वो इनपुट को इन्वॉल्व करेगी, इनपुट को एम्प्लॉय करेगी। लेकिन जिस पोजीशन के बाद से
जो रेवेन्यू है वो घट जा रहा है कॉस्ट के कंपैरिजन में, यानी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, रेवेन्यू कम हो रहा है, तो वहाँ पर फिर एक्स्ट्रा जो इनपुट है उसको नहीं लाया जाएगा या एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी अप्लाई हो रहा है। पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर एक लेवल पर इक्वल हो गया है कॉस्ट की, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर धीरे धीरे वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। जब तक रेवेन्यू जो है कॉस्ट से ज्यादा है, एमआरपी इज मोर देन एमआरसी, तब तक वेरिएबल फैक्टर इनपुट को एक्सपैंड किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन जब वो एमआरपी एमआरसी से कम होने लगेगा, यानी कि रेवेन्यू कम आने लगेगा कॉस्ट से, वहां उस लेवल पर इनपुट को इंक्रीज नहीं किया जाएगा। यानी कि एमआरपी इज इक्वल टू एमआरसी जहां हो गया, इसके बाद और इनपुट को इंक्रीज अगर किया जाएगा तो फिर वो नेगेटिव में जाने लगेगा, यानी कॉस्ट ज्यादा होने लगेगी और रेवेन्यू कम होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टेक्नोलॉजी अलाउज मेनी फर्म्स टू ऑपरेट एफिशिएंटली इन द मार्केट, व्हिच मार्केट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स अ बेटर यूज ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज? ऑप्शंस है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या ओलिगोपोली। तो देखिए, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, बेहतर होती है, तो उसकी वजह से कौन सा ऐसा मार्केट है जो एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकता है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जिसमें अगर टेक्नोलॉजी बढ़ाई जाती है, टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, तो ज्यादा बेटर सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज किया जा सकता है। पहला है एलोकेटिव एफिशिएंसी और दूसरा है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब है कि प्राइस किसके बराबर है? मार्जिनल कॉस्ट की। जितना एक फर्म को मार्जिनल कॉस्ट पड़ रही है उसी के बराबर उसकी प्राइस है। और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब क्या है? कि जहां एवरेज कॉस्ट लोएस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट होता है, उसी जगह पर प्रोडक्शन किया जाता है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? इकोनॉमिक एफिशिएंसी आ रही है। दैट मीन्स जो रिसोर्सेज है उन प्रोडक्शन करने के लिए उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा रहा है और एट मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम वेलफेयर मिल रहा है जो सोसाइटी है उसको। यहाँ पे आप देखिए, एलोकेटिव एफिशिएंसी है प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इसके अलावा क्या होगा कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या है? कि यहाँ पे जहां पर एवरेज कॉस्ट का आप देखिए मिनिमम पॉइंट है, इसी जगह पर प्रोडक्शन किया जा रहा है। यानी कि एक बेनिफिशियल म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन करेक्ट होगा। दो ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, बट यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है वो देखने को मिलती है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या हो रहा है? प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंज्यूमर को भी बेनिफिट हो रहा है और प्रोड्यूसर को भी बेनिफिट हो रहा है, यानी एक म्यूचुअल बेनिफिट दोनों को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोशंस ऑब्जेक्टिविटी डिफाइन एन इंडस्ट्री? homogeneity of products, high cross price elasticity of demand, use and consumption pattern, convention and market prices। क्वांटिटेटिव हो यानी जो मेजरेबल हो, तो ये सभी इंडस्ट्री के फीचर्स हैं, लेकिन हमें बताना है कि इसमें से मेजरेबल कौन सा है। तो सबसे पहला देखिए, होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये क्या है? प्रोडक्ट्स होमोजेनियस होते हैं, ये मेजरेबल नहीं है। हाई क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या है? आपका मेजरेबल है, यानी हम मेजर कर सकते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई है, यानी प्राइस में चेंज होने पर जो रिलेटेड कमोडिटी है उसकी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। दैट मीन्स हाई क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजरेबल। नेक्स्ट एक यूज एंड कंजम्पशन पैटर्न। ये क्या है? कि कैसा कंजम्पशन पैटर्न है एक कंज्यूमर का, ये देखिए मेजरेबल नहीं है एग्जैक्टली और नेक्स्ट है कन्वेंशन मार्केट प्रैक्टिसेस। ये भी देखिए मेजरेबल टर्म नहीं है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते कि किस तरीके की मार्केट प्रैक्टिसेस और कन्वेंशंस हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, हाई क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये एक मेजरेबल टर्म है जो कि इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है।
अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नेट जून 2023 शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चंस। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।